हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित तिवारी। एनसीईआरटी पॉलिटी के इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 की चैप्टर 5 एनसीईआरटी की बात करूंगा पॉलिटी की सीरीज में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे खास करके मार्जिनलाइजेशन समुदाय में। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे समुदाय होते हैं जो एक समय आने पर हाशिए का शिकार हो जाते हैं या किनारे पर चले जाते हैं। संसाधनों की पहुंच और सत्ता की पहुंच या समाज में जो भी लाभ मिल रहा है लोगों को, उसकी पहुंच उन तक बहुत कम हो जाती है। तो उस बारे में आज बातचीत करेंगे। एनसीईआरटी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो उसके बारे में आज आप लोग बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखिए, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी की समझ है, खास करके मेंस के लिए इंडियन सोसाइटी की, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसका बड़ा पार्ट रहा है। भारत में ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या मुस्लिम वर्ग, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हाशिए का शिकार हुए हैं भारत में। तो इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए आज बहुत ही एक अच्छा चैप्टर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ही ध्यान पूर्वक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, और जो भी चीजें आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है उसको नोट कर लीजिए। बाकी उससे ज्यादा समझने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए आज बातचीत करेंगे मार्जिनलाइजेशन के बारे में। ठीक है, जिसको हम हाशियाकरण कहते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसके समझाया गया है। चलिए पहले तो हाशियाकरण को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपके सामने एक सर्किल बनाया हुआ है, ये बस आपको समझाने का प्रयास है किस तरीके से हाशियाकरण होता है। हाशिए का मतलब पहले बेसिक तौर पर समझ लीजिए। हाशिया मतलब होता है किनारा। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। किनारे का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर आपकी ये कॉपी है, ठीक है, कॉपी है तो कॉपी में कुछ साइड बगल में बचे रहते किनारे, ऐसे साइड में ये किनारे में जो बचे हैं, इन्हीं को एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं हाशिया। क्या बोलते हैं? हाशिया। तो इसका दूसरा मतलब होता है किनारा। ठीक है, इसका मतलब होता है किनारा। अब कॉपी में बीच में आप लिख देते हैं, किनारे की जगह छोड़ देते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझे, जैसे अगर आपकी कॉलेज स्कूल की बात करें तो स्कूल में जब भी आप पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, या आप क्लास में सबसे अलग रहते हैं। आपकी 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 खासियत यह है कि आप क्लास में जिस तरीके से बच्चे व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार आपके व्यवहार से अलग है, आप थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं। इस वजह से आप क्लास में थोड़ा अलग कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसे बच्चे महसूस करते हैं कि वो अपने स्कूल के बच्चों के ग्रुप के साथ घुल मिल नहीं पाते, उनको अलग कर दिया जाता है। वहां भी एक प्रकार से मार्जिनलाइजेशन भी हो रहा है बच्चों का। ठीक वैसे ही समाज में भी ऐसी घटना घटती है। ठीक है, तो वो एक बड़े समस्या वाली बात होती है किसी भी समाज के लिए। अगर ऐसी वहां पर कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके साथ ऐसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है, तो ये समाज के लिए भी दिक्कत करता है और राज्य के लिए भी समस्या पैदा करता है। जैसे स्कूल में आप आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप स्कूल में जाते हैं तो वहां के जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा अगर आपका व्यवहार अलग है, थोड़ा सा बोलने में आपको दिक्कत है, बोलने में कठिनाई है, या आप समझते कम है, धीरे धीरे समझते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं समाज में, तो उनको एक एक करके अलग कर दिया जाता है। पूरी सोसाइटी से अलग कर देते हैं, क्लास में भी अलग कर देते हैं। और यही जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाशिएकरण। ठीक है, उसको बोलते हैं हाशिएकरण। और इसको समझना कैसे? अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लो अगर ये एक सोसाइटी है, ठीक है, ये एक सोसाइटी है अगर, और इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे समुदाय पाए जाते हैं। अब जो संसाधन है, अगर मान लो संसाधन तक पहुंच किसकी होगी? जो जितना मुख्य धारा में जितना रहेगा, जितना बीच में रहेगा, उसके संसाधन की पहुंच उसकी उतनी ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे वो दूर होता जाता है, जैसे मान लो जैसे जैसे वो किनारे पर जाता है, कोई भी समुदाय हो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजाति, आदिवासी, ये समाज से जितना दूर होते चले जाते हैं, इनकी संसाधनों तक पहुंच बढ़ती चली जाती है। संसाधन की ही बात छोड़ दीजिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सत्ता हो, चाहे संसाधन, हालांकि ये भी एक प्रकार के संसाधन ही है, इन तक उनकी पहुंच बहुत दूर हो जाती है और वो मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। तो ये मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाते हैं।
और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाशियाकरण, इसी को बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, जैसे क्लास वाली बात मैंने आपको बताई। ठीक है, जितना दूर होते जाएंगे ये इस सोसाइटी से, जितना दूर होते जाएंगे इनकी क्या दिक्कत होगी, जितना दूर होते जाएंगे संसाधनों की इनकी जो पहुंच है वो कम होती चली जाएगी, संसाधनों से दूर होते जाएंगे। और जब संसाधनों से दूर होते जाएंगे जाहिर बात है इनके विकास पर उसका बड़ा असर पड़ेगा, तो इनका विकास भी ज्यादा नहीं हो पाता। इसलिए आप देखेंगे समाज में ऐसे जितने भी समुदाय हैं उनका विकास बड़ा कम होता है। साक्षरता की बात कर लें, सामाजिक मुख्यधारा की बात कर लें, शैक्षणिक सांस्कृतिक किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो वो क्या होते हैं, वो उनकी उस लेवल पर उनका विकास नहीं हो पाता जितना कि समाज के मुख्यधारा वाले समुदाय का विकास होता है। ठीक है, जिसको हम सामान्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर ये हाशियाकरण क्या होता है, आखिर ये मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से क्लास में आपको अलग कर दिया जाता है, अगर आपका व्यवहार थोड़ा अलग है, बच्चों से दूसरों से अलग है, तो आपको क्लास में क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सोसाइटी या समाज में अगर ऐसा कोई समुदाय है जो थोड़ा अलग तरीके का व्यवहार करता है, जैसे आदिवासी जो है वो पुराने समय से जंगलों में रहते आए हैं, उनकी अपनी अलग संस्कृति है, वो अपने ग्राम देवता की पूजा करते हैं, अपने पुरखों की पूजा करते हैं और प्रकृति से जुड़े रहते हैं, नेचर का पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और उन्होंने जब से वो धरती पर आए हैं आदिम आदिम समय से ही वो उसी संस्कृति को, उसी सभ्यता को वो स्वीकार करते चले आए हैं, उसी में जीते आए हैं। अब हम क्या है, हम थोड़ा शिक्षित हो गए, हम थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, तो हम उनको क्या समझते हैं, हम उनको समझते हैं कि वो हमारे समाज में बराबरी के नहीं है, वो बहुत नीचे हैं, वो बहुत पिछड़ी जात के हैं, इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, पिछड़ी जाति बोल दिया। ठीक है, तो आदिवासी जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहते हैं, जहां उनका जन्म हुआ है, जहां उनके पूर्वज रहते थे, वहीं रहते रहते वो हमारी जो मुख्य धारा है समाज का उससे कट गए हैं। और जब उससे कट गए हैं तो उनके विकास में बड़ी समस्या आ गई है। ठीक है, हालांकि उनके अपने बहुत विशेष बातें हैं, उनकी अपनी बातें हैं, वो आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आदिम समाज हमारे समाज से अलग है, उनके अंदर क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती, हमको उनसे क्या सीखना चाहिए, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी आप समझिए कि ये मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, और उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, एक बार इस फोटो को भी देख लीजिए जिससे कि आपको और अच्छे से ये समझ में आए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, एक एक सिंपल सी एक परिभाषा है, उसको समझ लीजिए कि marginalization refers to the process by which certain groups or individuals are pushed to the edges मतलब किनारा और पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी, reducing their access to resources, opportunities और social and political power। मतलब वो एक प्रकार से कहां चले जाते हैं, किनारे पर चले जाते हैं। और जब वो किनारे पर पहुंच जाते हैं तो जो संसाधन है, अवसर है, सामाजिक और राजनीतिक सत्ता या सामाजिक और राजनीतिक जो शक्ति है उससे भी वो दूर चले जाते हैं। हाशिए पर धकेले जाने से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कुछ समूह या व्यक्तियों को समाज के किनारे या परिधि पर धकेल दिया जाता है, जिससे संसाधनों, अवसरों और सामाजिक और राजनीतिक शक्ति तक उनकी पहुंच क्या हो जाती है, उनकी पहुंच कम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन या हाशियाकरण। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब इसमें बात करी जा रही है कि समाज में ऐसे समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है, जिनको बेदखल कर दिया गया है, समाज के किनारे धकेल दिया गया है, उनको इस बात का एहसास रहता है। ठीक है, उनके हाशियाकरण की वजह हो सकती है कि वो अपनी एक अलग भाषा बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके अंदर कुछ अलग चीज है, कुछ अलग व्यवहार आप कर रहे हैं, इसलिए अगर लोग आपको अलग कर देते हैं तो ये भी हाशियाकरण ही हुआ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो जनजातियों की बात मैं कर रहा हूँ, जो आदिम समाज की बात कर रहा हूँ, उनकी अपनी अलग भाषा है, उनका अपना अलग व्यवहार है, अलग भाषा है। ठीक है, अलग भाषा बोलते हैं, उनके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं। ठीक है, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले वो किसी दूसरे धर्म के हो सकते हैं।
तब भी हाशियाकरण हो सकता है कि अगर कोई बहुसंख्यक समाज है जिसका धर्म दूसरा है और अल्पसंख्यक या जो समाज में थोड़ी कम संख्या में पाए जाते हैं उनका 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 धर्म दूसरा है तो उनको भी अलग किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी गरीबी के कारण से, अपने पॉवर्टी की वजह से वो सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाते हैं और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाते हैं। मतलब एक उनके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है, हीन भावना पैदा होती है जिसको हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो हीन भावना का विकास होता है ये भी हास्यकरण का एक बड़ा कारण है और इस वजह से वो अपने आप को क्या कर देते हैं, अपने आप को अलग महसूस करते हैं, अपने आप को एलाइनेटेड महसूस करते हैं, एकांतता का पालन करने लगते हैं, अलग हो जाते हैं, पूरे समाज से अलग हो जाते हैं, जिससे समाज के जो संसाधन है, समाज में जो अवसर विद्यमान है, समाज में जो राजनीतिक और सामाजिक सत्ता है उस तक उनकी पहुंच कम पड़ जाती है, वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। और कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं, दोनों भाव से देखते हैं। जैसे इनका पहनावा ओढ़ावा थोड़ा अलग होगा, इनके बोलने चालने का तरीका थोड़ा अलग होगा तो लोग इनको अपना दुश्मन मान बैठते हैं। ठीक है, डर के भाव से देखते हैं उनको, इसीलिए समाज से अलग होना भी उनकी एक मजबूरी हो जाती है और उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक हाशिएकरण का शिकार हो जाते हैं। अब दिक्कत क्या है, जब वो इस तरीके से अलग हो जाते हैं समाज से, समाज के किनारे पर पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, तो समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है वो। जब वो अलग थलग भाई संसाधनों का वितरण जिस तरीके से हो रहा है, और आपको पता है कि अगर आप केंद्र के मौजूद मतलब केंद्र के पास रहेंगे, सेंटर के पास रहेंगे तो जो भी संसाधन बटेंगे, जो भी अवसर मिलेगा आप वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप किनारे पर पहुंच जाते हैं तो विकास और संसाधन किनारे पर पहुंचते पहुंचते धाराशायी हो जाता है, तो आप तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहां से चलना शुरू करेगा और आप तक आते आते वो धाराशायी हो जाएगा। तो दिक्कत क्या होगा, तो आप संसाधन और मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे और मौके का फायदा उठाने में आप असफल हो जाएंगे, और जब आप असफल हो जाते हैं तो फिर दिक्कत ये हो जाती है कि आपका विकास रुक जाता है। फलस्वरूप एशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में भी चूक जाते हैं। अगर उनको मान लो वो अधिकार नहीं प्राप्त हुए जिसके वो हकदार थे तो वो आवाज भी नहीं उठा पाते और वो समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली लोगों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास करने लगते हैं। उनके अंदर ये हीन भावना आ जाती है कि हम इनसे कमजोर हैं, हम इनसे कमतर हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनका ज्यादा विकास हुआ है, इनका ज्यादा सम्मान है, इनके मुकाबले हमारा कम सम्मान है, हम कम पढ़े लिखे हैं। तो इस वजह से एक समस्या आती है, वो अपने आप को हीन समझने लगते हैं, और जब वो अपने आप को हीन समझते हैं तो उनको शक्तिहीनता और पराजय का एहसास होने लगता है। ठीक है, अब वही बात है कि जिनके पास धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं, उनके मुकाबले इनको हीनता का एहसास होगा ही। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप खुद को समझ लीजिए, अगर आप किसी ऐसे सोसाइटी में चले जाएं जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जहां लोगों की इनकम ज्यादा है, उनके पास ज्यादा पैसा है, उनका रुतबा ज्यादा है आपसे, तो जब भी आप उनको देखेंगे, जब भी आप उनसे मिलेंगे तो हमेशा आपके मन में एक भावना आएगी जिसको हम बोलते हैं हीन भावना। आप हमेशा यही सोचेंगे कि हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, और खुदा न खास्ता अगर कभी आपसे उनका मतभेद हुआ, कभी लड़ाई हुई, तो आप पहले ही हार मान जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उनसे ताकतवर नहीं, आप उनसे कमजोर हैं। तो जब आप अपने आप को उनसे कमजोर महसूस करेंगे तो जो भी संसाधन बट रहा होगा समाज में उसको आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही डरे हुए हैं। आप डरे सहमे हैं कि कहीं अगर मैं अपना संसाधन या अपने अवसर को प्रयोग करने का प्रयास करूंगा तो ये जो बड़े ताकतवर लोग हैं, हमसे बड़े लोग जो हैं, उनका क्या हो जाएगा, वो हमारा अधिकार हमसे छीन लेंगे। तो ये आपके मन में क्या आ जाएगा, एक हीन भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे के समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। ये कोई एक आयाम नहीं इसका, इसका आर्थिक आयाम है, सामाजिक है, राजनीतिक, मतलब किसी भी तरीके से आप अपने आप को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं कि आप किनारे पर पहुंच गए हैं। वो कोई जरूरी नहीं कि एक ही कारण हो उसका। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आदिवासियों के बारे में। चूंकि सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि आदिवासी लोग जो हैं उनके साथ ये बड़ी समस्या रही है कि आखिर में हाशिए का शिकार हो जाते हैं वो,
और एक बड़ी समृद्धशाली परंपरा लेकर जो चले आ रहे थे औपनिवेशिक शासन से पहले तक, जब तक अंग्रेजों ने भारत पर अपना कब्जा नहीं जमाया था, उससे पहले तक इनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि जो हमारी रियासतें थी, हमारे राज्य रजवाड़े थे, वो इनके ऊपर निर्भर रहते थे। ये जंगलों के एक प्रकार से रक्षक थे। ये जंगलों से प्राप्त की हुई चीजों का उपभोग करते थे, प्रकृति से मिली हुई चीजों का उपभोग करते थे और उनकी रक्षा करते थे। तरह तरह से प्रकृति की पूजा करते थे और इतने समृद्धशाली संस्कृति को लेकर के ये चल रहे थे कि ये अपने आप में आत्मनिर्भर थे। कभी इनके ऊपर किसी रजवाड़े या किसी रियासत ने आक्रमण करके इन पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि राजे रजवाड़े और रियासत भी इनके ऊपर क्या थे, निर्भर थे। वो तो दिक्कत तब हो गई जब अंग्रेज भारत में आना शुरू किया, और अंग्रेजों का मूल उद्देश्य ही था कि यहाँ से संसाधनों को हम अपने देश ले जाएंगे। और अधिकतर संसाधन आपको जंगल में ही दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे धातुएं हो, चाहे खनिज हो। आपको दिखाई पड़ेगा जहां पर अधिकतर जनजाति समूह जहां पर रहते हैं, वहीं पर ये संसाधन आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, फिर इन समूहों का नाश करना शुरू कर दिया, यहाँ से संसाधनों को ले जाना शुरू कर दिया। और उसी टाइम से जो हमारे आदिम समूह थे, हमारे आदिवासी थे, ये सभी लोग उसी टाइम से कमजोर पड़ना शुरू हो गए। और आज ये स्थिति है कि जिस प्रकृति की पूजा ये करते थे, आज वो जंगल ना इनका रहा, ना वो इनकी जमीन रही, और जबरदस्ती उन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया और उनको सही मुआवजा भी नहीं मिला, उनका अधिकार भी नहीं मिला। और आज स्थिति ये है कि हमारी समाज से इतना दूर जा चुके हैं, हमारी मुख्य धारा से इतने दूर जा चुके हैं कि उनके विकास को अगर करना होगा तो हमको बहुत बल लगाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं आदिवासी का क्या मतलब होता है। वो हु आर द ट्राइबल पीपल, आखिर ये ट्राइबल लोग होते कौन है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो आदिवासी का बेसिक जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है मूल निवासी। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट, मतलब जहां पर इनका जन्म हुआ है। ऐसा नहीं कि ये कहीं रहते हैं, जन्म कहीं और हुआ है और रहने कहीं और लगे। इनके पूर्वज भी वहीं रहते थे, उनके पूर्वज भी वहीं रहते थे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि ये इनका मूल आवास ही वही है जहां पर ये रहते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है आदिवासी। ठीक है, आदिवासी। ये जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी वैसे ही जी रहे हैं। अब अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, तो 2011 की जनगणना के आधार पर इनकी जो संख्या है वो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, ये आपको चित्र में दिखाई पड़ रहे होंगे। डोंगरिया कोंद जनजाति है, जो कि उड़ीसा की जनजाति है। ठीक है, डोंगरिया कोंद जनजाति कहाँ की है, उड़ीसा की जनजाति है। तो यहाँ पर मामला ये है कि इनकी संख्या भारत में अगर देखी जाए तो वो 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी ये स्थिति है। ठीक है, अब इनकी स्थिति को समझने के लिए और अच्छे से चलिए और मामला समझते हैं। देखिए, जनजाति जो होते हैं ये प्रकृति के पुजारी होते हैं। ठीक है, ऊंच नीच का फर्क इनमें थोड़ा कम होता है। आसपास के धर्मों का भी प्रभाव इनके ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ। जब अंग्रेज भारत में आए तो उस टाइम पर आपको आपको मालूम होगा कि बहुत सारी जनजातियों को इन्होंने ईसाई बनाने का प्रयास किया। ये अपने पुरखों की पूजा करते हैं, ग्राम देवता की पूजा करते हैं। इनकी जो अपनी परंपरा रही है उसमें एक दूसरे के प्रति आपस में आपसी मामले में कभी ऊंच नीच का भावना, जिस तरीके से हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना फैली हुई है, ऐसी कोई भावना इनके अंदर नहीं फैली है। ये एक प्रकार से समानता का जीवन व्यतीत करते हैं। और कई बार तो मातृसत्तात्मक प्रणाली भी आपको दिखाई पड़ती है जनजातियों में। और अधिकतर बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जहां पर आपको मातृसत्तात्मक सत्ता दिखाई पड़ेगी। जिस तरीके से हमारा समाज पितृसत्तात्मक सत्ता से परेशान रहा है, जो जनजातियां वो वुमेन ड्रिवन सोसाइटीज, एक प्रकार से उनकी जो कम्युनिटी होती है उसमें महिलाओं को नेतृत्वकर्ता माना जाता है और अक्सर वो ही नेतृत्व करती हैं। तो इन सब चीजों को हम चाहें तो जनजातियों से सीख सकते हैं। ऊंच नीच का कोई भावना नहीं है, प्रकृति का रक्षक माना जाता है इनको। ये प्रकृति की पूजा करते हैं और हम क्या करते हैं, हम प्रकृति का नाश करते हैं। ठीक है, और हम अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए हमने इनको, इनकी जो मूल जमीन थी, इनका जो मूल जन्म स्थान था, वहां से भी हमने इनको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा मामला है आपका
आदिम जनजातियों का कई बार इनके धर्मों का प्रभाव आसपास के साम्राज्यों पर भी पड़ता है, जैसे बंगाल बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, वहां पर बहुत सारे ऐसे पंथ विकसित हुए हैं जो कि जनजातियों से विकसित है, और वहां की जो भाषा है संथाली भाषा, अधिकतर बोली जाने वाली भाषा जो है वो भी जनजातियों से ही प्रभावित भाषा मानी जाती है। ठीक है, उड़ीसा में भी जो जगन्नाथ पंथ है वो जनजातियों के प्रभाव से ही फल फूल रहा है। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जनजातियों का जो असर है वो आसपास के साम्राज्यों पर भी पड़ता है, और आसपास के धर्मों का भी असर अपने जनजातियों पर भी पड़ता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के परस्पर काम करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें बहुत सारी और बातें हैं जिसको आप अच्छे से समझिए। आदिवासी अपनी मूल भाषाएं बोलते हैं, उनकी अपनी भाषा रहती है। ठीक है, और संस्कृत से अलग है, और लगभग जितनी पुरानी संस्कृत है उससे भी पुरानी भाषाएं आपको मिल जाएंगी आदिवासियों की, खास करके संथाली भाषा। ठीक है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का गहरा प्रभाव रहा है। आप देखेंगे, अगर आप मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो मगध का अगर उत्कर्ष आप देखेंगे तो उसमें जंगलों का बड़ा असर दिखाई पड़ता है। ठीक है, और कोई भी साम्राज्य हो, जैसे कोई भी देश आज के जमाने में आप देख लीजिए, कोई भी साम्राज्य कोई देश हो, ऐसा देश जहां पर संसाधनों की उपलब्धता हो, वहां पर आप देखेंगे कि वो अधिकतर संसाधन आपको जंगल में दिखाई पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम समझना चाहें तो भारत में ही आप देखिए, भारत में बहुत सारे महत्वपूर्ण औद्योगिक खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जैसे जमशेदपुर हुआ, राउरकेला हुआ, बोकारो, भिलाई, ये सारी जगहों का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और ये आप देखेंगे जहां जहां पर संसाधन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहीं पर आपको जनजातियों की संख्या भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब है, और जनजाति अधिकतर किससे निर्भरता है, जनजातियों की निर्भरता किस पर रहती है, जनजातियों की निर्भरता आप देखते ही होंगे अक्सर करके वो जंगलों पर निर्भर है, जंगलों पर उनकी निर्भरता रहती है। अब हम भी अधिकतर जंगल पर ही निर्भर रहते हैं, जंगलों से हमको पानी मिलता है। ठीक है, नदियां, बहुत सारी नदियां बहती हैं, और स्वच्छ हवा हमको जंगल से ही प्राप्त होती है, स्वच्छ पानी भी हमको वहीं से मिलता है, और बहुत सारे खनिज संसाधन, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, बहुत सारी ऐसी बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी धातुएं, ये सब हमको जंगल ही प्रदान करते हैं। आज हम इसकी कीमत समझ रहे हैं जब हमको पता चल रहा है कि हमने पर्यावरण को इतना खराब कर डाला है, और आज स्थिति ये है कि अगर हम पर्यावरण पर ठीक ढंग से ध्यान न दे तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है आने वाले समय में। और आदिवासियों की अगर आबादी की बात करें तो पूरे भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा आदि राज्य में आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और 19वीं सदी के समय तक आप देखेंगे, 19वीं सदी का अगर समय आप देखें, उस टाइम तक भारत का अधिकतर हिस्सा जंगलों से ढका हुआ करता था। भारत में इतना जो अभी विकास की इतनी होड़ मची हुई है ये नहीं थी, भारत का पर्यावरण बहुत सुरक्षित था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, उसी के समय से हमारी पर्यावरणीय स्थिति भी खराब हो गई, और उसी टाइम से आदिवासियों की जो स्थिति थी उनकी स्थितियों में भी बहुत सारा नकारात्मक उतार चढ़ाव दिखा। अब अगर हम उड़ीसा की बात करें तो अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं, अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है, इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों, राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। शायद आपने अनुसूचित जाति जनजाति शब्द सुना भी होगा, बिल्कुल आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे एडमिशन फॉर्म भरते हुए, बहुत सारे एग्जाम फॉर्म भरते हुए ऐसे शब्दों को सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में भी आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी हम देखते हैं, अक्सर हम SC ST बोलते हैं, कई लोग तो इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। ठीक है,
ये देखिए आपको चित्र में दिखाई पड़ रही होगी टोडा ट्राइब, टोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु की जनजाति है, ठीक है। ये एक और मैंने आपको समझाने के लिए चित्र लगा दिया जिससे आपको ये समझ में आए कि ये बोंडा ट्राइब है उड़ीसा की और ये गारो ट्राइब है मेघालय की। और मैंने चित्र इसीलिए लगा दिया जिससे आपको थोड़ा और जानकारी मिलती रहे, आपको और अधिक जानकारी मिलती रहे। ध्यान से देख लीजिए और उस चित्र को भी चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए इस पर बाद में बात करते हैं, पहले कुछ बातें और समझ लीजिए। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों में आते जाते रहे। क्यों? क्योंकि उनको उसी टाइम पर आप देखेंगे, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, ऐसे आदिवासियों को उठाते थे और उनको अलग अलग जगहों पर, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, मॉरिशस हुआ, अलग अलग जगहों पर उनको भेजते थे। असम के जो बागान है, खास करके चाय के बागान, उनका विकास जो है वो आदिवासियों के, एक प्रकार से आदिवासियों की लाशों पर किया गया, ऐसे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत शोषण हुआ है। अंग्रेजों ने जनजातियों का बहुत ज्यादा शोषण किया है। वो इतना उन्होंने शोषण किया कि जनजातियों की स्थिति को ही बदल कर रख दिया पूरी तरीके से। उनकी जो आधारशिला थी उसको तोड़ने का काम अंग्रेजों ने ही किया है। देखिए अंग्रेजों की आलोचना एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी पूरी संरचना को ही तोड़कर रख दिया। हमारी जो पुरानी सनातन संस्कृति थी उसको भी तोड़ने का काम किया। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ था, उस भाईचारे को भी, उस पर भी बड़ा आघात लगाने का काम किया अंग्रेज ने। तो आप ये समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म किए। और वो जुल्म ऐसे नहीं थे, सिर्फ दिखाई पड़ने वाले जुल्म नहीं थे, वो ऐसे जुल्म थे जो दिखाई भी पड़ रहे थे और जो हमारी गहरे मस्तिष्क में घर कर गए हैं। और आज भी हम उसकी वंचना को झेल रहे हैं। और आज जनजातियों की जो स्थिति हुई है, उस स्थितियों में जो परिवर्तन आया है उसका भी बड़ा योगदान अंग्रेजों का ही रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। अब झारखंड के आसपास के जो इलाकों के आदिवासी थे, उनका आवागमन होता रहा मॉरिशस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों पर। और असम की ही बात अगर कर ली जाए तो असम में 70 लाख से अधिक जनजातियों की संख्या है। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि असम एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य बोल सकते हैं जनजातियों के मामले में। देखिए हमारे मन में हमेशा से एक बात पैदा करी गई है, जब भी हम जनजातियों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि ये हमेशा सजे धजे रहते हैं, इनका रंग बिरंगा पोशाक होता है और ये हमेशा नाचते गाते रहे। हमारे दिमाग में एक ही बात बैठाई गई है कि जनजाति ऐसे ही होते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वो सच्चाई ये है कि उनकी अपनी संस्कृति रही है, उनकी अपनी परंपरा रही है, उन परंपराओं का पालन करना भी उन्होंने बखूबी किया है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि हमारे मन में ऐसी बातें बैठाई गई हैं जो असल में सच नहीं है। जब कोई त्योहार आता है, जब कोई समय आता है, उस टाइम पर ये लोग रंग बिरंगे पोशाक पहनते हैं, अदरवाइज ये हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं। अभी तो आप जाएंगे नागालैंड में, जाएंगे मिजोरम साइड में, वहां पर बहुत सारी जनजातियां आपको इंग्लिश बोलती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। वहां की नागालैंड की तो अपनी स्टेट लैंग्वेज भी जो है वो इंग्लिश में ही है। हालांकि वो अंग्रेजों का असर रहा, अंग्रेजों ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया उसका असर वहां दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर हमको यही दिखाया जाता है कि ये देखिए ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, हमेशा ये ऐसे नहीं रहते हैं। ये आपको चित्र में मिसिंग ट्राइब दिखाई पड़ रही होगी, मिसिंग जनजाति, जो कि असम की जनजाति है। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए और आप अपने मन में ये चित्र बिल्कुल मत बैठाइए कि जनजाति हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ये भी काम करते हैं, ये भी कारपोरेट का, अब अभी तो बहुत सारे जनजातियों से बहुत सारे लोग अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चुने जाने लगे हैं। धीरे धीरे करके स्थिति में बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मामला रहा आपका जनजातियों का। जनजातियों के बारे में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए अब देखिए उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित एक न्यामगिरी पहाड़ी है, ठीक है। वो जनजातियों के लिए बहुत ही पवित्र इलाका है, बहुत पवित्र पहाड़ी मानी जाती है।
यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी का सामुदायिक इलाका है। डोंगरिया कोंड न्यामगिरी समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक यंत्र लगाना चाहती है। इस योजना को आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। क्या होगा जब यहाँ पर ऐसी बड़ी रिफाइनरीज एल्यूमिनियम कंपनी अपना खान यहाँ पर खोल देगी, तो यहाँ की जो जनजातियां हैं उनको विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जंगल काट दिए जाएंगे। यहाँ पर अवसंरचना विकसित करने के लिए, कंपनियां स्थापित करने के लिए उनको हटा दिया जाएगा और उनको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस योजना का विरोध ये जनजाति कर रही है और उसके साथ साथ कुछ पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ इसमें मुकदमा भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, विकास के चक्कर में, अवसंरचनात्मक विकास के चक्कर में, अत्यधिक विकास के चक्कर में उसको बर्बाद कर देने पर लोग तुले हुए हैं। ठीक है, सरकार भी अपना आंख बंद कर चुकी है, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अत्यधिक विकास करना भी विनाश का एक बड़ा कारण हो सकता है। माफ कीजिएगा 1 मिनट के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब कुछ महत्व समझ लीजिए कि किस तरीके से पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है और उसमें जनजातियों की भी हालत खराब कर दी गई है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है, इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है। कहानी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें उड़ीसा की कहानी, जनजातियों की कहानी बताई गई, जिसमें एक छात्रा है जो अपने दादा से पूछती है कि किस तरीके से आप यहाँ पर आए, आपका गांव तो दूसरा था। तो दादाजी बताते हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र में रहते थे और जबरदस्ती हमसे जमीनें छीन ली गई और वहां से हमको निकाल दिया गया और किसी को मुआवजा भी नहीं दिया गया। तो इस तरीके से जनजातियों की स्थिति खराब कर दी गई। ठीक है, और यही हमेशा से आता रहा है। समाज के जो ताकतवर समूह हैं वो हमेशा इस तरीके के हाशिए पर रहने वाले समुदायों का नुकसान करते आए हैं। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले में से 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे। सोचिए कि 50% से ज्यादा आदिवासी जो है विस्थापित हो गए हैं सिर्फ इन परियोजनाओं के भेंट चढ़ करके। चलिए आगे समझते हैं, कुछ और मामला समझते हैं। देखिए ये लेप्चा ट्राइब है, लेप्चा जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? सिक्किम की जनजाति है। ठीक है, इसके बारे में भी समझिएगा। ये लेप्चा सिक्किम की एक जनजाति है, उसके बारे में समझिएगा। देखिए आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। मतलब जितने लोगों का विस्थापन हुआ है इन कंपनियों की वजह से, उसमें अधिकतर आपको कौन से लोग दिखाई पड़ेंगे? अधिकतर लोग जनजाति दिखाई पड़ेगी। ठीक है, उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बंधी है। भाई अपस्पा एक्ट लगता है, नॉर्थ ईस्ट में अक्सर लग जाता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा रहता है और वहां पर सशस्त्र बल और उनके बीच चलने वाले जो संघर्ष है उसके कारण वहां की जो जमीनें हैं वो विधि पड़ी है, उन पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो अपने अधिकारों से हाथ धो बैठते हैं इसी वजह से। ठीक है, इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान नवंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क, लगभग 44,402.9 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 573 वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। ठीक है, अब क्या हो गया?
अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। मतलब अपने ही घर में अगर कोई घुसने का प्रयास कर रहा है तो उसको घुसपैठिया मान लिया जा रहा है कि कोई बाहर घर में घुस रहा है। सोचिए क्या स्थिति है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों की तरफ रुख करते हैं। जैसे आपने वो कहानी मैंने जो आपको बताई, जो दादाजी थे, जब उनको वहां उड़ीसा से निकाल दिया गया उनके जनजातीय क्षेत्र से, तो उनको मजबूरन शहर की तरफ बढ़ना पड़ा काम करने के लिए। इसीलिए जब जनजाति अपनी जमीन खो दे रहा है तो वो शहर की तरफ अग्रसर हो रहा है कि कुछ पेट भरने के लिए कोई छोटा मोटा काम कर लिया जाए। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, जब वहां से वो निकलते हैं, जब अपने क्षेत्र से निकल जाते हैं, दिक्कत क्या होती है, वहां से जब वो निकल जाते हैं तो उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह वह गरीबी और लाचारी के जाल में फंस जाते हैं। भाई एक तो अपनी जमीन से हाथ धो बैठे, दूसरा गरीबी और लाचारी के जाल में फंस जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं अपना। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और आदिवासियों की अगर आप साक्षरता देखेंगे तो वो भी बहुत कम आपको दिखाई पड़ेगी। तो आदिवासियों की साक्षरता भी बहुत कम है। ठीक है, ये सारा असर आपको दिखाई पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो अवसंरचनात्मक विकास है उसके जाल में वो फंस जाते हैं। अब दिक्कत क्या है, जब उनको उनकी जमीन से हटा दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके आमदनी के स्रोत पर ही चोट पहुंचाई जाती है। जब उनको उनकी जमीन से छीन लिया जाता है, उनकी जमीन छीन ली जाती है, तो एक तो उनका आमदनी का स्रोत जाता है, दूसरा उनकी कुछ अपनी परंपराएं सदा के लिए नष्ट हो जाती हैं। उनके अपने रीति रिवाज हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है जो उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन नाम के शेड्यूल ट्राइब क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने स्मशान भूमि, मंदिर, कुआं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब ये कहाँ जाएंगे, ये कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारी तो सारी चीजें इन्होंने छीन ली, हमारी जमीनें छीन ली, हमसे भूमि छीन लिया, हमसे मंदिर छीन लिए, हमसे कुएं और तालाब छीन लिए, सब अपने कब्जे में कर लिया, तो अब हम जाएंगे कहाँ। ये मामला रहा आपका। ये इरूला ट्राइब है, इरूला ट्राइब जो कि तमिलनाडु की ट्राइब है। ठीक है, अब चलिए अगले मामले पर आते हैं। अगला मामला है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अभी तक तो हमने जनजाति और आदिवासी समूहों की बात करी कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब हम समझते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या समस्या आ रही है। ठीक है भाई, इन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जनजातियों के साथ ही ये समस्या आ रही है। ये समस्या सिर्फ जनजातियों के साथ नहीं है, भारत में ऐसे बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनके साथ ये समस्या है। ठीक है, अब जब हाशिएकरण का शिकार होते हैं तो उससे क्या उनको परेशानी होती है, और ये सारी चीजें हमारे संविधान में पहले से ही सुरक्षित कर दी गई हैं कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको अच्छे से पता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 इस सुरक्षा को प्रदान करता है। ठीक है, ये सुरक्षा उनको प्रदान की गई है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल राइट के तहत ही ये इनको प्रदान किया गया। इसका मतलब ये उनका मूल अधिकार है। अगर इसको छीनने का प्रयास किया जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो संविधान को पता था। देखिए दिक्कत क्या होती है, सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में दो बड़े लोग हैं। एक सोसाइटी अमीरों की सोसाइटी है या ताकतवर लोगों की सोसाइटी है, या दूसरे शब्दों में अमीर ताकतवर को अगर छोड़ दें, अगर हम ये कहें कि अगर बहुसंख्यक हैं एक सोसाइटी में और अल्पसंख्यक हैं, तो आपको पहले से ही मैंने बताया हुआ है कि वो अल्पसंख्यकों को किसी ना किसी तरीके से दबाने का प्रयास करेंगे।
उनका शोषण करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए संविधान सभा ने पहले ही ये व्यवस्था कर दी है कि आप इनका शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। अब हाशिए पर जाने का मुख्य कारण क्या रह गया कि आखिर ये हाशिए पर कैसे चले जाते हैं और क्यों चले जाते हैं। देखिए, जो संस्कृति, जैसे मान लो अगर हम मुस्लिम समुदाय की ही बात कर लें, एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना है, तो मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात कर लें, तो मुस्लिम समुदाय में क्या दिक्कत आती है, इनका जो परिधान है या पहनावा ओढ़ावा। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें मेरा अपना कोई व्यक्तिगत विचार या अपना व्यक्तिगत विचार या मत नहीं है, ये जो एनसीईआरटी में लिखी गई उसी बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा मैं अपना कोई विचार बस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। परिधान पहनावा और उनका अपना रीति रिवाज, इन वजहों से क्या हो जाते हैं, ये समाज में थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ते हैं। और दूसरी दिक्कत है, अल्पसंख्यक भी हैं। एक तो समाज में अलग दिखाई पड़ते हैं, दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं। तो फिर जो बहुसंख्यक लोग हैं इनको मान लेते हैं कि हमारी सोसाइटी के नहीं, क्या मान लेते हैं कि हमारी सोसाइटी से नहीं है, तो उनके अंदर भय भी आता है और दुश्मनी जैसी भावना आती है। एक भय जैसी भावना पैदा होती है कि नहीं, इनको अपने सोसाइटी से अलग रखिए, ये हमारे सोसाइटी के नहीं। तो फिर जब ये सारी दिक्कतें आती हैं, तो वही जो मैंने आपको हास्यकरण की बात करी कि ये फिर अपने जो भी इनको मौका मिलना चाहिए, जो भी इनको संसाधन मिलने चाहिए, राजनीतिक और सामाजिक जो भी सत्ता इनको हासिल होनी चाहिए, वो सत्ता इनको मिल नहीं पाती है और उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। अभी हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखेंगे, आंकड़ों के आधार पर भी जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर हास्यकरण का शिकार जो ये हो रहे हैं उसका कितना असर हो सकता है इन लोगों के ऊपर। तो ये बात समझ में आई। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी थोड़ा इनका अलग आयाम रहता है, ठीक है भाई। अगर सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो इनका पूरा मामला अलग है, सामाजिक रूप से देखेंगे तो भी आपको अलग ही दिखाई पड़ेगा मामला, ठीक है। और इन्हीं अलगाव, इन्हीं चीजों की वजह से जो बहुसंख्यक समुदाय है वो ये मानने लगता है कि ये अलग है और इसीलिए ये मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते हैं। और ये बात संविधान को बहुत अच्छे से पता है और संविधान इस बात को स्वीकार भी करता है। संविधान को पता है ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसीलिए संविधान ने फंडामेंटल राइट के आधार पर, फंडामेंटल राइट में संस्कृति बचाने का, जो अल्पसंख्यक है उन्हें अपने संस्कृति, अपनी भाषा को बचाने का अधिकार दिया गया कि नहीं, आप अपनी भाषा और संस्कृति बचाइए, ठीक है। क्योंकि संविधान को पता है कि ऐसी समस्या पैदा हो सकती है, एक समाज में ऐसी समस्या पैदा हो सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसलिए संविधान ने अधिकार दे दिया इनको, ठीक है। तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आंकड़ा देख सकते हैं आप, आपके सामने आंकड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए आंकड़ा एक बार देख लीजिए और एक और बात समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एक बात और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अब थोड़ी सी एक बात और समझ लीजिए, सरकार की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए किसी भी देश की सरकार जो है, अगर उस समाज में बहुसंख्यक लोग हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी भी देश की सरकार है और अगर उस समाज में बहुसंख्यक लोग हैं, जैसे मान लो भारत ही हुआ, मान लो इसे एग्जाम्पल के रूप में सीधे समझते हैं, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, ठीक है, सीधे सीधे एग्जाम्पल समझिए, मान लो हिंदू बहुसंख्यक है। अब क्या होगा, जब सरकार बनेगी तो ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि बहुसंख्यक जो है उस सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, है कि नहीं। बहुसंख्यक क्या कर सकते हैं, सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। और बहुसंख्यकों की जो अभिव्यक्ति है, जो उनका एक्सप्रेशन है, चाहे वो अल्पसंख्यकों को लेकर के, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की को लेकर अगर उनके मन में किसी प्रकार की दुर्भावना हुई तो वो सरकार में जाहिर हो सकती है। वो क्या हो सकती है, वो सरकार में जाहिर हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बहुसंख्यक मानते हो कि जो भी अल्पसंख्यक है उनको अब देश से बाहर कर दिया जाए,
देश से बाहर कर दिया जाए या उनकी जो भाषा है उसको अमान्य घोषित कर दिया जाए। तो ये समझो कि बहुसंख्यक अगर ये बात बोल रहे हैं और बहुसंख्यक ही चूंकि सरकार बनाएंगे तो सरकार पर ज्यादा पावर किसका होगा, बहुसंख्यकों का होगा। तो वो ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यक की या जो हाशिए पर समुदाय है उसकी भाषा को, उसकी संस्कृति को प्रभावित कर सकते हैं। और ये बात संविधान बनाने वालों को अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट में संस्कृति को बचाने का अधिकार दिया। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार इसीलिए दिया गया क्योंकि संविधान सभा वालों को ये अच्छे से पता था कि बहुसंख्यक समाज में अगर सरकार बनेगी तो उस सरकार को प्रभावित करने का मादा रखता है बहुसंख्यक, और जब मादा रखता है उसको प्रभावित करने का तो बदलाव भी कर सकता है। इसीलिए उस चीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान दे दिए गए फंडामेंटल राइट के रूप में। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आंकड़े से समझ लेते हैं मामले को। देखिए, ये 2008-9 का मूलभूत सुविधाओं का आंकड़ा है, उसको समझिएगा। अब अगर हम धार्मिक समुदाय की बात करें तो धार्मिक समुदाय में आप देख सकते हैं जो हिंदू समुदाय है कितने प्रतिशत पक्का घर है इनके पास, 65%, बिजली 75%, नल का पानी 43.7%। ठीक है, अब मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो इनके पास 63.8% है, 67.5% बिजली का है और 35.8% नल का पानी है। ईसाई समुदाय की बात करेंगे तो 69% पक्का घर, 86% बिजली और 48% नल का पानी। सिख के पास 91%, 96% और नल का पानी 49%। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 टुवर्ड सोशल इंक्लूजन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली। ठीक है, अब इसमें कौन से समुदायों को मूलभूत सुविधाएं सबसे ज्यादा और सबसे कम उपलब्ध है? तो इसमें अगर सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सिख को सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाएं दिखाई पड़ रही हैं, और सबसे कम अगर मूलभूत सुविधाएं देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय को सबसे कम दिखाई पड़ रही है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यही कहने का प्रयास है कि कई बार वो असर दिखाई पड़ सकता है। अब ये एक दूसरा आयाम देखिए, ये साक्षरता दर की बात करी जा रही है। साक्षरता दर देखें 2011 की जनगणना के आधार पर क्या स्थिति बनकर आ रही है। उसमें कुल 74% है, जिसमें हिंदू की जो साक्षरता दर वो 63%, मुस्लिम की साक्षरता दर 57%, ईसाई की साक्षरता दर 74%, ईसाई सिख की साक्षरता दर 67, बौद्ध की 71 और जैन की 86। तो इसमें जैन की साक्षरता दर आपको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर एक और आंकड़ा है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये हमको दिखाई पड़ रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों का क्या प्रतिशत रहा है आबादी सरकारी नौकरियों में। 13.5% सरकारी नौकरियों में इनका रिप्रेजेंटेशन है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इनका 3% रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये आंकड़ा 2006 का है। भारतीय पुलिस सेवा IPS इसमें 4% है। भारतीय विदेश सेवा इसमें 1.8% है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई है जिसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, इसमें 3.3% इनका रिप्रेजेंटेशन है। और राज्य स्तरीय जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इसमें 10.8% का रिप्रेजेंटेशन है। और बैंक एवं रिजर्व बैंक में 2.2% का इनका रिप्रेजेंटेशन है। ये भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की रिपोर्ट है जो कि प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के द्वारा दिखाई गई थी। एक सचर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, राजिंदर सच्चर साहब की अध्यक्षता में सचर समिति का गठन किया गया। उसी समिति ने इन सारी रिपोर्ट्स को दिखाया था। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पहनावे ओढ़ावे की जो बात हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनका पहनावा ओढ़ावा थोड़ा सा दूसरे तरीके का होता है जो समाज में अलग तरीके का छाप दिखाता है। जैसे जो मुसलमान पुरुष है उनका पहनावा ओढ़ावा, उनकी दाढ़ी, इसमें तो दाढ़ी बड़ी नहीं दिख रही है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रहती हैं, कपड़े भी थोड़ा अलग तरीके के रहते हैं, महिलाओं का अलग परिधान रहता है जो कि बुर्का, हिजाब, तरह तरह के परिधान पहनते हैं जो समाज में थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। हालांकि
देखिए इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, ये एनसीईआरटी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो इसका भी एक असर पड़ता है समाज में कि इनको लोग थोड़ा सा अलग मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये एक बड़ा असर दिखाई पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा, जो मुसलमानों का जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो उनकी जो स्थिति है वो 14.2% जनसंख्या उनकी है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको समझ लीजिएगा। और एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 7 से 16 साल के जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका अन्य अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के मुकाबले उनके बच्चे जो हैं उन बच्चे कम मात्रा में स्कूल जाते हैं। ये 2005 में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, खास करके महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए। ठीक है, मुसलमान और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि जो मुसलमान के बच्चे हैं खास करके 7 से 16 साल की उम्र में, इनके स्कूल जाने का जो परसेंटेज है तो थोड़ा कम है अन्य समुदायों के मुकाबले। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। सचर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। तो हमारे मन में एक गलत भावना ये भी रहती है कि हमेशा मुसलमान यही चाहता है कि उसका बच्चा कहाँ जाए, मदरसा में पढ़ने। ये गलत सोच है, ये सोच उनकी नहीं है। सिर्फ 4% बच्चों में 4% मुसलमानों में ऐसी सोच विकसित देखी गई है कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं, मदरसों में भेजना चाहते हैं, बाकी और कोई नहीं भेजना चाह रहा। ठीक है, तो हमारे मन में बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं उनके प्रति, वो दूर करने की जरूरत है हमको। ठीक है, एक बहुत बड़ा टर्म है, एक बड़ी सामाजिक तौर पर एक बड़ी बहुत बड़ा एक शब्दावली इसको समझिएगा, जिसको घेटोइजेशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को आइसोलेट कर दिया जाता है किसी कम्युनिटी में। जैसे मान लो एक कोई समाज है, उस समाज में किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को धीरे धीरे करके क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है उनको। जैसे अगर उनकी बस्ती रहेगी ना तो बस्ती अलग ही बसेगी। जैसे आप देखेंगे, आप अपने गांव के आसपास एरिया में जाइए, उस गांव में क्या होता है, उस गांव में जब आप शेड्यूल कम्युनिटी में जाएंगे, अनुसूचित जात जनजाति के जो समूह वहां रहता है, खास करके अनुसूचित जातियों का जो समूह है, आप देखेंगे उनकी जो बस्ती है वो पूरी बस्ती ही अलग बसाई जाती है। यही है वो, उसी को बोलते हैं घेटोइजेशन। ठीक है, एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक बस्तीकरण होता है जिसमें उसी समुदाय के लोगों की बस्तियां उसमें पाई जाती हैं, और ये खास करके उनको अपने सोसाइटी से, अपने कम्युनिटी से अलग करने का एक तरीका माना जा सकता है। ठीक है, तो ghettoization is the process of isolating a marginalized group of people in a city or community. It can also refer to treating a group of people as different from others in society. ठीक है, तो ये मामला है पूरा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो हाशियाई समूह है, जो हाशियाई ग्रुप है, उनका जीवन बदला नहीं जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बदला जा सकता है उनका जीवन, अगर हम प्रयास करें तो। ठीक है, जैसे अगर हम उनके समुदायों को समझने का प्रयास करें, खास करके कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं, और हर समुदाय अपना सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहता है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो हमेशा बनाए रखना चाहता है। ठीक है, और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहता है, और ये राज्य का कर्तव्य भी होना चाहिए कि हर समुदाय की अपनी जो संस्कृति है उसको बनाए रखे और उनके अधिकार और उनके विकास को भी बराबरी से आगे बढ़ाए, तो ही किसी समाज का विकास हो सकता है। ठीक है, अब कुछ शब्दावलियों का जिक्र किया गया, उन शब्दावलियों के बारे में समझ लीजिए। उन शब्दावलियों में सबसे बड़ी बात कही गई, उसमें ऊंच नीच की बात करी गई कि ऊंच नीच क्या होता है। तो व्यक्तियों और चीजों की एक क्रमिक व्यवस्था, आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है, जिसको आप हायरार्की बोलते हैं, कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है वो सबसे ऊपर रहेगा, जिसके पास सबसे कम ताकत है वो सबसे नीचे रहेगा। ठीक है,
घेटोइजेशन, इसको तो मैंने आपको बताया, शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। ये भय या दुश्मनी की भी एक निशानी हो सकती है कि किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, ठीक है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं है, जिसके कारण इससे समाज से कटता चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ये एक सोसाइटी है, ठीक है, इस सोसाइटी में सभी लोग साथ में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको समाज से अलग कर दिया गया और इसको पूरी तरीके से इस सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनका एक दूसरे से जो संबंध है वो संबंध कटता चला जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं घेटोइजेशन, ठीक है, एक प्रक्रिया है, अलगाव करने की एक प्रक्रिया है सोसाइटी में, एलाइनेशन की एक प्रक्रिया है, कम्युनिटी का एक कम्युनिटी है जिसको धीरे धीरे करके उसको अलग कर देते हैं, उसकी अलग बस्तियां बस जाती हैं, ठीक है। अब इसमें एक अंतिम शब्दावली दी गई है, मुख्य धारा। अब वो क्या है उसको समझ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को भी मुख्य धारा कहते हैं, लेकिन चूंकि इस अध्याय में हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो दूसरा है, तो इसको हम सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को ही हम सही मानते हैं। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है। जैसे जैसे भारत की अगर ये सोसाइटी है तो यहाँ पर जो सामान्य वर्ग है, समाज के जो उच्च लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अमीर वर्ग है, उसी को हम समाज का मुख्य धारा मानते हैं, उनको ही हम शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह कहते हैं। तो जिस रीति रिवाज का वो पालन करते हैं, जैसी संस्कृति का पालन वो करते हैं, उसी संस्कृति को हम बोलते हैं कि ये मुख्य धारा है और सबको उसी में मिलाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कह सकते हो कि ये जो काम करते हैं उसको वैधता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये समाज के सबसे शक्तिशाली लोग हैं और इन्हीं को कॉपी करने का प्रयास लोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का चैप्टर 5, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।